हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप एग्ज़ाम अभी तक दिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपका सारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। और जो आने वाले एग्जाम्स होंगे, आई होप सो कि आपने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। और आपके दिमाग में एक बड़ा ही क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आप तो लाइव आने वाले थे, ये रिकॉर्डेड वीडियो कैसे आ गया हमारे पास। तो एक्चुअली बाबू प्रॉब्लम ये था कि देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच। तो मैंने पहले सोचा कि मैं लाइव को नेक्स्ट डे स्केड्यूल कर देता हूँ, बट फिर मुझे ध्यान में आया कि अब उतना टाइम नहीं है कि मैं वापस से नया स्केड्यूल करूं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और उसी लिमिटेड टाइम में आपको तैयारी भी करना है। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं रिकॉर्डेड ही डाल देता हूं। अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा रिकॉर्डेड में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर आपके पास मेरा अवेलेबल है, जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया है, और आई होप सो कि आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जैसे हम लोग लाइव में करते थे। लाइव में थोड़ा इंटरटेनिंग होता है कि हम आपसे क्वेश्चन ले रहे होते हैं, तो थोड़ा ज्यादा इंटरटेनिंग रहता हमारा लाइव सेशन, बट क्या कर सकते हैं, और टाइम हम वेस्ट कर नहीं सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा एसीटी, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास आया था मैसेज कॉल के, सर इसका ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, बड़ा ही दिक्कत हो रही है इसके ऑब्जेक्टिव में। और एज इट इज जो भी आप बुक रेफर करते हैं उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स दिए रहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव 2020 को सॉल्व करते हैं, 2020 के ऑब्जेक्टिव को, और फिर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हमारा आंसर आ रहा है। तो चलिए ये हमारा एसीटी का ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है सारा, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही क्लियरली सारा कुछ दिख रहा होगा, क्वेश्चंस वगैरह सारा कुछ ठीक है। तो चलिए जब आपको सारा कुछ क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा नहीं हो पाएगा, रीजन है कि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, बट कोई बात नहीं है। मैं नेक्स्ट जब भी मैं इसका कर मतलब 2019 का कराऊंगा तो वह मैं पक्का कोशिश करूंगा मैं लाइव में ही लूं, ताकि थोड़ा इंटरटेनिंग होते रहना चाहिए। चलो जल्दी से यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन देखो, एज इट इज सब्जेक्ट तो मालूम ही है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स 2020 का ये क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कोड आपको मालूम है 1615605A। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हार्ड बोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। जो मेरा हार्ड बोर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा एसीटी में जो हार्ड बोर्ड के बारे में, कि वो किसका एग्जाम्पल होता है, किस टाइप का, वो किसके एग्जाम्पल में आता है, प्लाईवुड में, फाइबर बोर्ड में, पार्टिकल बोर्ड में, या चिप बोर्ड में। तो बेसिकली हार्ड बोर्ड जो रहता है इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइबर बोर्ड। याद रखिएगा, हार्ड बोर्ड इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइबर बोर्ड। ये हमारा फाइबर बोर्ड का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इट इज मोर लेस सिमिलर टू पार्टिकल बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड से सिमिलर होता है, बट इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू पार्टिकल बोर्ड। देयरफॉर इट इज इन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइबर बोर्ड। तो आई होप सो कि पहला का आंसर आपको मालूम चल गया होगा, पहला का आंसर है बी। नाउ लेट्स स्विच टू आवर सेकंड क्वेश्चन। Our second question is, which of the following is not an example of thermoplastic? Thermoplastic का इस given options में से कौन सा example नहीं है थर्मोप्लास्टिक्स का। देखिए थर्मोप्लास्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो मेरा क्या है, पहला पॉलीथिलीन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। नाइलन, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पीवीसी, पॉलीविनाइल वाला, ये भी हमारा जो है एग्जाम्पल है इसका थर्मोप्लास्टिक्स का। नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बेक लाइट नहीं है, जो हमारा बेक लाइट इज द आंसर। तो मालूम ये चला कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, द आंसर विल बी डी, दैट इज बेक लाइट। बेक लाइट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है चीज। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मेरा जो ऑर्डिनरी ग्लास है इज ए बैड कंडक्टर ऑफ व्हाट। जो मेरा एक ऑर्डिनरी ग्लास होता है ये किसका बैड कंडक्टर, इट्स ए बैड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, या ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली जो मेरा ऑर्डिनरी ग्लास होता है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ साउंड भी है, हीट भी है, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, तीनों के लिए बैड कंडक्टर होता है। इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा इट इज कम आउट टू बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है चीज। नाउ लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास के बारे में बताना है। फाइबर ग्लास के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब आपने एसीटी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में, तो एक हमारा ग्लास फाइबर्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो फाइबर ग्लास के बारे में बोलता है कि डिकेज व्हेन इन कांटेक्ट विथ वाटर, या फिर डज नॉट रेजिस्ट हीट, हैज पुअर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, या फिर इज शॉक प्रूफ एंड फायर रिटार्डेंट। देखिए फाइबर ग्लास के बारे में बोला जाता है इट हैज वेरी लेस, कह सकते हैं इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल का बात होता है।
दूसरा, डज नॉट रेजिस्ट हीट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट हैज पुअर स्ट्रेंथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इट हैज ए पुअर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सबसे बेस्ट आंसर है वो डी है, इज शॉक एंड फायर रिटार्डेंट। ये एक शॉक एंड फायर रिटार्डेंट बेसिकली होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीटली फायर रिटार्डेंट ही है, बट एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, लगभग 1000 फ़ारेनहाइट के बाद, या कह सकते हैं 550 सेंटीग्रेड के बाद, ये लगभग जो ये अपना मेल्ट होना शुरू हो जाता है। बट उतना टेम्परेचर आना काफी, बहुत रेयर केस नहीं कह सकते, बहुत हेवी फायर के केस में ऐसा देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग देखेंगे इज ए शॉक प्रूफ एंड फायर रिटार्डेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, इज शॉक प्रूफ एंड फायर रिटार्डेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स आर, जो मेरा प्री स्ट्रेस आपने पढ़ा होगा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में आपने फाइबर में, आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा, एसीटी में भी आपने पढ़ा होगा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या हमारा एडवांस फॉर्म ऑफ आरसीसी में हम लोग देखते हैं। बेसिकली वहां यूज करते हैं जहां पे हमारा हेवी लोड का कंडीशन होता है, लॉन्ग स्पैन कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वही बेसिकली कह रहा है कि प्री स्ट्रेस मेंबर आर हेवियर देन आरसीसी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। थिकर देन आरसीसी, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो और थिनर होता है, पतला होता है। सेम एज आरसीसी, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर होगा डी, इट इज थिनर देन आरसीसी। अगर आपने प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बेसिक पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है, इट इज वेरी मच लाइटर देन, इट इज वेरी मच थिनर देन आरसीसी होता है। तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी डी, जो 5th का आंसर होगा डी, दैट इज थिनर देन आरसीसी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। प्री टेंशनिंग इज यूज्ड फॉर, आप जानते हैं कि दो तरह का हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग होता है, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। तो यहां पे कह रहा है कि जो मेरा प्री टेंशनिंग होता है, इसको बेसिकली हम लोग कहां पे यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो प्री टेंशनिंग इज यूज्ड फॉर पोल्स बनाने में, जो आप इलेक्ट्रिक का पोल्स वगैरह देखते होंगे, इलेक्ट्रिक का जो बड़ा बड़ा पोल्स आप देखते होंगे, ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में, या नन ऑफ द एबव। जो आपका प्री टेंशनिंग को कहां यूज किया जाता है, देखिए प्री टेंशनिंग को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा, पोल्स बनाने में। जो आप पोल्स, इलेक्ट्रिक का जो पोल्स वगैरह देखते होंगे, वो हमारा प्री टेंशनिंग का बेसिकली बना रहता है। ब्रिजेस वगैरह में, डैम्स वगैरह में हम लोग यूजुअली पोस्ट टेंशनिंग को यूज कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, दैट इज पोल्स। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल कंक्रीटिंग। इनमें से कौन सा स्पेशल कंक्रीटिंग है। स्पेशल कंक्रीटिंग आपको पता होगा, इट इज दैट टाइप ऑफ कंक्रीट विच इज समहाउ स्पेशल प्रॉपर्टीज देन कन्वेंशनल कंक्रीट। इसको हम लोग यूजुअली जो बनाते हैं, बहुत सारे कंडीशंस को ध्यान में देके बनाते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे हॉट वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, अंडर वाटर कंक्रीटिंग। तो जहां पे स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन है, जैसे अंडर वाटर कंक्रीटिंग आपको करना है, आपको मालूम है इट्स एन स्पेशल फॉर्म ऑफ कंक्रीटिंग। वहां पे जो कंक्रीटिंग की प्रॉपर्टीज होगी, वहां पे जो आपका मिक्स वगैरह बनेगा, जो स्ट्रेंथ वगैरह होगा, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी कन्वेंशनल कंक्रीटिंग। इसलिए इसका आंसर होगा सी, अंडर वाटर कंक्रीटिंग। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर्स इन कंक्रीट। जो हम लोग कंक्रीट में सबसे कॉमन कौन सा फाइबर को यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर्स। तो आपके पास आंसर है सीसल, क्वेर, स्टील, या बसाल्ट। तो इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका आंसर होगा हमारे पास सी, दैट इज स्टील। जो सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला जो फाइबर है वो हमारा स्टील होता है। ये आपको सबको पता होगा, इट्स अ वेरी कॉमन आंसर। ठीक है, नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है। व्हाट इज रेडी मिक्स कंक्रीट? प्रोड्यूस्ड अंडर फैक्ट्री कंडीशन, स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। राइट, ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडी मिक्स कंक्रीट हमारा इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ कंक्रीटिंग है हमारा। तो ऑब्वियसली, और इट हैज एन स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो देयरफॉर इट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका हमारा रेडीमिक्स कंक्रीट का हो जाएगा। आपने इसके बारे में डिटेल तो पढ़ा ही होगा, कैसे हमारा बनता है, ट्रांजिट मिक्स कैसे हमारा रेडी होता है, सारा कुछ। राइट, तो ये हमारा होगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कंक्रीटिंग इन हॉट वेदर विल रिजल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
कि अगर आपको हॉट वेदर है, अगर आप उसमें कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई बहुत हॉट वेदरिंग इफेक्ट, बहुत हॉट मतलब टेम्परेचर है, अगर उसमें आपको अगर कोई कंक्रीटिंग करना है तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अक्सर आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका क्या बोल रहा है कि इंक्रीज वाटर डिमांड, रिड्यूस वर्किबिलिटी, रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप हॉट वेदरिंग इफेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो हमारा जो है वो ज्यादा के ज्यादा इवेपोरेट होगा, उसके वजह से हमारा इंक्रीज जो है वाटर डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब वाटर डिमांड हमारा बढ़ेगा तो हमारा वर्किबिलिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि हाइड्रेशन हमारा जो है एक्सेस अमाउंट का होने लग जाएगा। जब हाइड्रेशन एक्सेस अमाउंट का होगा, वाटर एक्सेस अमाउंट का मतलब वाटर जैसे जैसे रिड्यूस होने लगा तो हाइड्रेशन हमारा बढ़ जाएगा सीमेंट का, इस वजह से हमारा क्या वर्किबिलिटी में भी कुछ इफेक्ट आएगा। और साथ ही साथ जब हाइड्रेशन तेज हो जाएगा तो मेरा सेटिंग टाइम भी जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमारा अल्टीमेटली 10th का जो आंसर होगा, 10th का आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। What will be the answer? All of the above. Now switch to question number 11. Switch to question number 11. Question number 11 बोलता है which type of vibrator is generally used for compaction of concrete. Compaction of concrete के लिए हम लोग किस टाइप का वाइब्रेटर को यूजुअली यूज करते हैं अगर आप कंक्रीट कंपैक्शन करते हैं। अक्सर आप देखिएगा अगर आपके सामने कहीं कंक्रीटिंग वगैरह हो रहा होता है तो उसमें देखिए एक वाइब्रेटर वो लोग लिए रहता है, उस वाइब्रेटर को हम लोग कहते हैं निडल वाइब्रेटर बेसिकली, या इसको हम लोग इमंस वाइब्रेटर भी कहते हैं। आई एम नॉट बिट श्योर विद द स्पेलिंग बट निडल वाइब्रेटर, राइट। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। फॉर्म वाइब्रेटर तो नहीं होगा, इट्स एन ऑप्शन सी, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर होगा बी, बी होगा इट्स निडल वाइब्रेटर, ठीक है। निडल वाइब्रेटर, मैं इसका फोटो भी चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं। मैं आपको फोटो दिखाता हूं निडल वाइब्रेटर का कैसा होता है, बहुत से बच्चे यूजुअली देखे भी होंगे। ये होता है निडल वाइब्रेटर। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, और लगभग आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो इस टाइप का वाइब्रेटर आप देखिएगा, जो वहां पे काम जो कर रहे होते हैं लोग उनके पास इस टाइप का वाइब्रेटर रहता है, उस टाइप से वाइब्रेट करके कंक्रीट को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। यही है हमारा निडल वाइब्रेटर, राइट। तो आई होप सो कि आपने ये चीज देखी हुई होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोलता है, हाँ इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर, जो स्क्रैपर होता है हेवी टूल्स में आपने पढ़ा होगा स्क्रैपर टाइप ऑफ इसमें, तो स्क्रैपर्स बेसिकली कहां यूज करते हैं, स्क्रैपिंग सॉइल के लिए, एक्सकवेशन के लिए, या फिर एक्सकवेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड डंपिंग ऑफ सॉइल के लिए, या फिर नन ऑफ दीज के लिए। तो बेसिकली इसका जवाब है, इसका सिंपल सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी। स्क्रैपर को हम लोग एक्सकवेशन के लिए भी यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, एंड एज वेल एज इट इज यूज फॉर डंपिंग ऑफ सॉइल के लिए भी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। स्क्रैपर का मैं फोटो आपको दिखा देता हूं। आई होप सो बहुत से बच्चों ने स्क्रैपर का फोटो देखा होगा, हम समझते हैं। लेट्स सी द फोटो ऑफ स्क्रैपर। ये देखिए, ये बेसिकली हमारा स्क्रैपर है। आई होप सो कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे आपको यूजुअली देखने को मिल जाएगा। तो इसका मल्टीपर्पस यूज है, इसमें आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, इसमें एक्सकवेशन का भी काम है, और आप इससे डंपिंग का भी काम कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली आंसर होगा हमारा लोडिंग का, मतलब लोडिंग का भी ये काम करता है, डंपिंग का भी काम करता है। तो ये हमारा होगा स्क्रैपर, और आई होप सो कि स्क्रैपर आपने देखा होगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर होगा सी, एक्सकवेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग ऑफ सॉइल। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट हम नहीं कर सकते, फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस तक। क्लियर है, तो इसका होगा सी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 13। स्विच टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि साइज ऑफ पावर शोवेल इज गवर्न बाय। एक पावर शोवेल जो होता है यूजुअली एक्सकवेशन वगैरह में आप देखिएगा यूज होता है, इसका जो साइज होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, किस बेसिस पे, साइज ऑफ डीपर पे, साइज ऑफ टायर पे, कैपेसिटी ऑफ इंजन पे, या ऑल ऑफ द एबव। किसके बेसिस पे एक पावर शॉवेल का आप जो है क्या डिसाइड कर रहे होते हैं, साइज डिसाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वो है साइज ऑफ डीपर। उसके डीपर के साइज, उसका जो बकेट होता है उसका जो डीपर के साइज से हम लोग बेसिकली जो है बता पाते हैं हम लोग उस पावर शॉवेल के साइज को। और उस डीपर का जो रेंज होता है लगभग 3.5 एम क्यूब, 0.35 से लेके 5 एम क्यूब के आसपास का वो कैपेसिटी हो जो है वो होल्ड करता है, वो जो उसका बकेट होता है, जो डीपर होता है। फिगर में मैं आपको चाहूं तो मैं दिखा देता हूं, फिगर में ऑलरेडी मैं लेकर आया हूं आपके लिए।
फिगर बड़ा ही इसका सिंपल है, ये आप देखेंगे यही है बेसिकली हमारा डीपर। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे डीपर, इसकी साइड लगभग 0.375 एम क्यूब से लगभग 5 एम क्यूब तक का हमारा इसका जो कैपेसिटी होता है बकेट का। तो इसके डीपर के साइज के बेसिस पे हमारा जो है वो डिसाइड होता है कि हमारा जो बकेट जो पावर शॉवेल होगा उसका साइज क्या होता है। ठीक है, चलो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आपको। ना स्विच टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द आउटपुट ऑफ पावर शोवेल इज एक्सप्रेस्ड पर आवर इन। जो मेरा आउटपुट है पावर शोवेल का, बेसिकली जो आपका आउटपुट होता है वो किस में आप इन पर आवर में आप कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो हमारा हमेशा डिफाइंड होता है क्यूबिक मीटर में। याद रखिएगा हमेशा क्यूबिक मीटर में हमारा जो है पावर शॉवेल का जो मेरा आउटपुट होता है पर आवर के बेसिस पे हम क्यूबिक मीटर में बेसिकली वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी, दैट इज क्यूबिक मीटर। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय। एक जो प्लाईवुड आप जो बनाते हैं उसको आप कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, तो बहुत सिंपल है कि प्लाईवुड को स्पेसिफाइड हमेशा उसके थिकनेस के बेसिस पे किया जाता है। किसके बेसिस पे? थिकनेस के बेसिस पे। आप देखते होंगे जब आप मार्केट में भी जाते होंगे तो आपसे पूछता होगा किस साइज का, कितने थिकनेस का प्लाईवुड आपको चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ वेट नहीं, वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं, सी होगा दैट इज थिकनेस के बेसिस पे, और नंबर ऑफ लेयर के बेसिस पे नहीं होता है। बहुत प्रैक्टिकल है, आप मार्केट में जब परचेस करने जाते हैं तो यूजुअली आप क्या बोलते हैं, इतने साइज का इतने एमएम का हमको प्लाईवुड चाहिए, तो आप किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, उसके थिकनेस के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी, दैट इज थिकनेस। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 16। द थिकनेस ऑफ फेरो सीमेंट। जो फेरो सीमेंट का थिकनेस है मे बी कितना लिया जाता है, 20 mm, 50 mm, 75 mm के 100 mm। तो फेरो सीमेंट का बेसिकली जो हम लोग थिकनेस होता है इट इज इन द रेंज ऑफ 25 mm के आसपास तक जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 20 mm दिख रहा है तो बेस्ट, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इट्स अ 20 mm, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, इट विल बी ए, दैट इज 20 mm। तो थिकनेस फेरो सीमेंट का होगा इट इज 20 mm। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। कह रहा है कि इन गिवन ऑप्शंस में से एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन अगर हमारे पास कोई हो तो आप वहां पे किस टाइप ऑफ कंक्रीट को बेसिकली प्रेफर करते हैं। तो इसका जवाब होगा हमारे पास ए, वो होगा एयर इनट्रेंड कंक्रीट, एयर इनट्रेंड कंक्रीट, राइट। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है वैक्यूम कंक्रीट में, तो नहीं बाबू मेरे, इसका होगा आंसर हमारा ए, एयर इनट्रेंड कंक्रीट, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आंसर विल बी ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है, आई गेस सब आपको दिख रहा होगा अब नाउ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट। कन्वेइंग इक्विपमेंट क्या है, सामान को एक जगह दूसरी जगह लेके जाना। कन्वेइंग इक्विपमेंट बेल्ट कन्वेनर, डंपर, ट्रैक्टर, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा हो जाएगा ए, दैट इज बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर इज बेसिकली क्या हो जाएगा, इज अ टाइप ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट। क्लियर है चीज। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 19, आई गेस 19 है ना, 19। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आप क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट का जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको उसमें पढ़ाया गया होगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर बेसिकली प्रोवाइडेड। जैसे आप मान के चलो कहीं कंक्रीट कर रहे हो, कोई कंक्रीटिंग का काम कर रहे हो, किसी कारणवश आपको कंक्रीटिंग रोकना पड़ गया, किसी कारणवश आपने कंक्रीटिंग करना छोड़ दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब कंक्रीट आपने छोड़ दिया और एक सर्टेन पीरियड के बाद आप फिर कंक्रीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम जो आप ज्वाइंट क्रिएट करेंगे ताकि हमारा एक मोनोलिथिक नेचर बना रहे, तो जो ज्वाइंट आप देते हैं किसी वजह से कारणवश आपने कंक्रीटिंग का काम को जो रोक दिया, और रोकने के बाद आप फर्दर जो न्यू कंक्रीटिंग करेंगे, हो सकता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल जो आप करते हैं, तो एक मोनोलिथिक नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, एक मोनोलिथिक नेचर बना रहे स्ट्रक्चर का, उसके लिए ज्वाइंट जो आप प्रोवाइड करते हैं वही है मेरा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। और बेसिकली हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमारा इतना इंटेंस इफेक्ट बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का नहीं होता। अगर मैं टेक्निकली जाऊं इतने डिटेल में तो यहां पर टेक्निकली जाने की उतनी जरूरत है नहीं। तो अल्टीमेटली इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए क्या क्या है, एट 18 मीटर अपार्ट लार्ज स्ट्रक्चर नहीं होगा, वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर। आंसर विल बी बी, वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर।
तो हम लोग बेसिकली वहां पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कारणवश हमने कंक्रीटिंग रोक दिया और फिर सर्टेन पीरियड के बाद हम जो कंक्रीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि न्यू और ओल्ड का जो हमारा प्रॉपर मिक्स हो, प्रॉपर एक ज्वाइंट हम लोग वहां पे क्रिएट कर देते हैं, ताकि हमारा एक मोनोलिथिक जो है वो नेचर जो बना रहे स्ट्रक्चर का। और या फिर कह सकते हैं यहां पर प्रोवाइड करते हैं वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, या हमारा कोई मेंबर जो कोई अदर मेंबर से अगर सपोर्टेड है तो वहां पे बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर आंसर 19 का होगा बी, वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर। नाउ इट्स लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ proper and accurate measurement of concrete ingredient for uniformity of proportion is, ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा बैचिंग। बैचिंग का आपने अगर डेफिनेशन पढ़ा होगा तो वही कहता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शंस। तो इसका आंसर होगा बैचिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब सारा 2020 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा एसीटी का, अब आपको यहां पे सारे ऑब्जेक्टिव दिख गए होंगे, और आपका जो डाउट होगा रिलेटेड कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, अब आपका हम उम्मीद करते हैं सारा क्लियर हो चुका होगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, एटलीस्ट जो बच्चे लास्ट टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा उनसे तो सजेशन यही रहता है कि बाबू लास्ट 2 ईयर्स का या 3 ईयर्स का क्वेश्चन को तो आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि क्या होता है अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि आप इस सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ के जाएंगे, 2019 के ऑब्जेक्टिव को भी आप पढ़ के जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मुझे ये कहना था कि अगर 2020 का तो मैंने यहां पे करा दिया है, 2019 का भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए कि मैं ऑब्जेक्टिव आपको 2019 का भी करा दूं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे आप कि आपको 2019 का ऑब्जेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपका कोई कमेंट नहीं रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा बाय डिफॉल्ट कि आपका तैयारी हो चुका होगा, आपको सिर्फ 2020, क्योंकि मेरे पास जो बच्चों का कॉल आया था वो 2020 का था कि सर 2020 के क्वेश्चन में काफी ज्यादा डाउट आ रहा है, इसलिए मैंने 2020 का यहां पे करा दिया। 2019 का सच मेरे पास अभी कुछ आया नहीं है, तो वो आपका कॉल है, आप मुझे बता दें, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आज का आपका टाइम इफेक्टिव गया होगा, और जो आप चाह रहे थे, जो कमिटमेंट मैंने आपके सामने किया था, वो मैंने जरूर उसको मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने उसको पूरा कर दिया होगा। ठीक है, तो अब इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे ओवर करेंगे, इस वीडियो को हम ओवर करेंगे। और एज इट इज जाते जाते टास्क यही है आप लोग का, जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब लेट मत करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने अभी तक देसी मास्टर्स के ऐप को डाउनलोड नहीं किया, वो लोग भी जल्दी जल्दी जाओ, देसी मास्टर्स के ऐप को डाउनलोड करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम है, सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूटिलाइज कर सकें, ये चीज को जरूर ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, और वीडियो को तो लाइक करिए ही करिए। और इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।